हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियोस में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले हम आपको एक टॉपिक बच गई थी, एक हेडिंग छोटी सी है, वैद्युत बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनकी तुलना करना है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम धुआंधार आपको इस चैप्टर का बालाजी की बुक से टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, आंकिक के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और जो एग्ज़ाम्पल में दिए गए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों का भी हम आपको 1 बाय 1 सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में की तुलना करेंगे। तो लिखते हैं वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंसेस है, आप इसको एक तरह से कॉलम बना के ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ आप वैद्युत बल लिख सकते हैं और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी गुरुत्वाकर्षण बल का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और वैद्युत बल जिसके बारे में आपको रोज़ाना हम वीडियोस प्रोवाइड करा ही रहे हैं और वैद्युत बल का जिक्र आए दिन इस चैप्टर में हो ही रहा है। तो आप कुछ अंतर तो अपने दिमाग से बता ही सकते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कम से कम 1-2 डिफरेंसेस तो आप खुद बता सकते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो वैद्युत बल होता है ये किन के बीच में एक्ट करता है, तो वैद्युत बल जो होगा वो कार्य करता है आवेशों के बीच में। वैद्युत बल किसके बीच लगता है? 2 आवेश आपके पास हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल एक्ट करेगा, कार्य करेगा। और यदि 2 मासेज आपके पास हैं, 2 द्रव्यमान हैं, 2 द्रव्यमान वाले पिंड हैं m मास के, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। यानी ये द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है और ये आवेशों के बीच कार्य करता है। और भी डिफरेंसेस आप बता सकते हैं, जैसे कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल इसमें जो आवेश होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। बट जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें जो द्रव्यमान इस्तेमाल किया जाता है वो केवल एक ही तरह का होगा। द्रव्यमान तो केवल धनात्मक होता है, द्रव्यमान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। जबकि आवेश क्या होते हैं? धन भी होते हैं और ऋण भी होते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंसेस आप खुद बता सकते हैं कि जो वैद्युत बल होता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों शो करता है। यानी चूँकि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इस वजह से वैद्युत बल जो होगा ये आकर्षण का बल भी होगा और ये प्रतिकर्षण का भी होगा। क्यों? आकर्षण कब होगा? तो जब आपके पास 2 विपरीत चार्जेज होंगे, यानी प्लस माइनस चार्जेज यदि होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो उनके बीच आपका रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। जबकि जो मासेज है, मास तो एक ही टाइप का होता है, तो इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो केवल और केवल एक ही तरह का होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो केवल सिंगल एक ही टाइप का होगा। ठीक है, वो आकर्षण बल ही होता है, प्रतिकर्षण का बल नहीं। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमने आपको सिद्ध भी करके दिखाया था कि यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले थे, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यूज आया था वो 10⁻43 टाइम्स आया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलेगा कि वैद्युत बल जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है विथ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो आइए फटाफट डिफरेंसेस देख लेते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। तो पहला आप लिख सकते हैं कि यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण
आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। और इसमें आप लिख सकते हैं चूँकि मास एक ही प्रकार का होता है तो यह केवल आकर्षण बल है, यह केवल, यह बोले तो कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, यह केवल आकर्षण, यह केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि वैद्युत बल में जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जबकि यदि हम आपसे मास के बारे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो इसमें द्रव्यमान इस्तेमाल किया जाएगा। द्रव्यमानों के बीच अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का होता है, वो तो केवल धनात्मक होता है। तो द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर द्रव्यमान तो दो प्रकार का होता है, गतिक का द्रव्यमान और विराम का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे हम गतिक द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम ये इस्तेमाल करेंगे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो भी मास लेते हैं, जो भी पिंड का द्रव्यमान होता है, वो तो केवल और केवल पॉजिटिव लेते हैं। मास कभी निगेटिव थोड़ा होता है। टाइप ऑफ हम मास थोड़ा पूछ रहे हैं, हम द्रव्यमान के प्रकार की बात यहाँ जो कर रहे हैं विथ साइन की बात कर रहे हैं, चिन्ह के आधार पे डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान केवल क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला ही लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, तो द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है, जबकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, धनात्मक और ऋणात्मक। तीसरा आप डिफरेंसेस ये कर सकते हैं कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल बहुत प्रबल बल होता है। और इसमें बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल होता है। क्षीण मतलब कमजोर, क्षीण का मतलब क्या होगा? कमजोर बल होता है, क्षीण बल होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो आपका वैद्युत बल होगा, ये वैद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी, यदि इनमें समानता की बात यदि आपसे की जाए, तो जो वैद्युत बल होगा और जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का यदि फार्मूला आप लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लिखेंगे, तो उसमें भी आएगा F = G m1m2/r² आएगा। यहाँ भी आएगा F जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कूलम्ब्स लॉ में, F = 1/4πε0 q1 q2/r²। यहाँ पर भी 1/r² आएगा और गुरुत्वाकर्षण बल में भी 1/r² आएगा। तो 1/r² जिन फार्मूले में आता है वो कहा जाता है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसकी जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने बताया था? कूलम का ही नियम है। जो कूलम का नियम है उसी को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने कहानी आपको स्टार्टिंग में जब हम ऑटोबायोग्राफी आपको बता रहे थे कूलम्स का, वहाँ पे हमने इसके बारे में जिक्र किया था। अगला यदि अंतर आप लिखाना चाहें, इन दोनों में डिफरेंसेस करना चाहें, नेक्स्ट डिफरेंसेस, तो आप इनके फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट डिफरेंस को हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे अगला डिफरेंसेस हम लिख देते हैं, डिफरेंस नंबर 4। मेरे पास जगह नहीं है तो आप चौथे वाले डिफरेंस को ऊपर समझ लीजिएगा। यहाँ पे कि F = होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। और यहाँ पे जो डिफरेंसेस होगा गुरुत्वाकर्षण बल में, चौथा, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं कि इनके बीच जो बल लगता है वो होता है G m1m2/r²। और यदि और भी डिफरेंसेस आप शो कराना चाहें तो इनके कांस्टेंट का भी दिखा सकते हैं कि जो आपके पास
गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है उसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 × 10⁻11 होता है। और जो विद्युत बल होता है उसमें जो कांस्टेंट टर्म आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻9 होता है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आप दिखा सकते हैं। तो ये कुछ अंतर थे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। हाँ, यदि आपसे समानता पूछेगा कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता क्या है, तो आप समानता भी बता सकते हैं ना। जैसे कि ये दोनों के दोनों जो नियम हैं या दोनों बल हैं, वो दोनों के दोनों जो बल हैं वो आपके व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। विद्युत बल भी करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी पालन करता है। दोनों के दोनों जो बल हैं, ये दोनों के दोनों बल संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जो पथ पे डिपेंड ना करे, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? संरक्षी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ इसमें सिमिलरिटी भी है, समानता भी है। हमने आपको दोनों चीज़ें 1 बाय 1 बता दिया। तो ये 4-5 डिफरेंसेस हैं, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको चैप्टर का आज इस वीडियोज़ में बालाजी की जो बुक आपके पास है, जो बालाजी की बुक है, जो अलका त्यागी और DK त्यागी जिसके राइटर हैं, उसी बुक से हम आपको टोटल हर चैप्टर का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। और इसी चैप्टर में या जितने भी हम चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन है, NCERT के बुक के भी जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को भी इनको इसमें हम क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। NCERT की कोई भी क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बालाजी की बुक में होगा तब भी हम करा देंगे, और यदि नहीं होगा तब भी हम NCERT के क्वेश्चन को इस पूरे हर एक चैप्टर का जब थ्योरी समाप्त होगा, न्यूमेरिकल हम आपको कराने जाएंगे, तो NCERT के बुक के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक, और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको आंकिक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए, तो आंकिक प्रश्नों को आज कराते हैं हम आपको। तो आपके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि किताब नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। सारे प्रश्नों को यहाँ पे यदि हम लिख के आपको कराएं तो टाइम आपका भी स्पेंड होगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम क्वेश्चन को ओरली पढ़ देंगे, मौखिक हम क्वेश्चन को पढ़ देंगे। आप क्वेश्चन को पहले सुनिएगा, क्वेश्चन को सुनने के बाद जो भी उसमें दिए गए डाटा हैं, उन डाटा को एक स्थान पे कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। उसमें क्या आपको पता है और क्या निकालना है। जब डाटा आप एक जगह कलेक्ट करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हमें किस चीज़ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। यदि आपको फार्मूले नहीं याद है तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर में जितने हमने आपको फार्मूले प्रोवाइड कराए हैं, जितने भी सूत्र हमने दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सारे फार्मूलेस को याद करिए। उन सभी फार्मूलों को एक जगह न्यूमेरिकल लगाने से पहले कलेक्ट करिए, लिखिए उसे। उसके बाद आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी भी राइटर के बुक से हो। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं आंकिक प्रश्न का। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए? कह रहा है एक धातु का टुकड़ा है, एक धातु का क्या है? टुकड़ा। इस धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दिए जाएं कि इसी धातु के टुकड़े पर कितना चार्जेज आ जाए? 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। इस पर कितना आवेश मांग रहा है भाई? कितना आवेश इस पर आएगा? 1 माइक्रोकूलम आवेश इस पर आ जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाने का क्या मतलब हो, क्या आपसे मांगना चाह रहा है वो? यह आसानी से देख पा रहे हैं कि हमने Q का वैल्यू लिख दिया 1 माइक्रोकूलम, इस पर आवेश आ जाना चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट किए जाएं। तो सबसे पहले आप ये सोच के बताइए कि जब इसमें से कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। और जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो आप ये बता सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी आपसे यदि मैं पूछूं कि बताइए इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्या ये धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी या फिर कमी? तो यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे
तो जाहिर सी बात है ये धनावेशित हो जाएगा। ये क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा उस पर तो प्लस चार्ज आता है, ये बात आपको पता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। तो इसका मास बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताइए। इस गोले में से यदि एक भी इलेक्ट्रॉन निकल के किसी अन्य गोले में चला जाता है तो इस गोले का मास बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए। जाहिर सी बात है मास घट जाएगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इसमें से इसका मास आसानी से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम वैल्यू निकालते हैं एन का। ई का वैल्यू आपको याद होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलिए क्यू बराबर यानी आपके पास एक फार्मूला होता है, वैल्यू रखिए यहाँ पे क्यू का 1। हालांकि डाटा आप फिजिक्स में जब भी कलेक्ट करेंगे तो उसके यूनिट को ज़रूर केयर करेंगे कि सब एमकेएस में है या नहीं। तो 1 माइक्रो कूलम हमने बताया था, 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है? तो 10⁻6 कूलम होता है। तो आ जाएगा 10⁻6 कूलम। यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखिएगा कितना? 10⁻6 कूलम। तो यूनिट आप बाद में रखिएगा, डायरेक्ट आप डाटा रखिए यहाँ पे। 10⁻6 हो जाएगा क्यू का वैल्यू, और एन आपसे पूछ रहा है, और ई का वैल्यू आपको याद है, जो मूल आवेश होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19। इसको इसमें भाग देंगे तो 10⁻6 बटा के 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू एन। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻19 में से 6, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो 19 में से 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 13 प्लस में आ जाएगा ना, बटा 1.6। यदि हम इसमें 100 से गुणा और भाग कर देते हैं, 10 से गुणा और भाग करते हैं तो 10 हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ऊपर कितना जाएगा? 10 गुणे 10 कितना? 13 इज इक्वल टू कितना? एन। यहाँ से आप देखें, यदि इस 10 की घाते 13 में से एक इसको दे देते हैं 10 का घात, तो हो जाएगा सीधे 100 गुणे 10⁻12 अपान कितना? 16 इज इक्वल टू क्या? एन। 16 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 हो जाएगा। 96, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 16 × 2 = 32, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 10⁻12। और इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है और संख्या का कोई यूनिट नहीं होता, तो आपका जो आंसर आएगा 6.25 × 10⁻12। यदि इस गोले के चालक में से 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिए जाएंगे तो उस पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। एक कोई आवेशित चालक है, कोई कंडक्टर है जो चार्जड है, और इसमें कह रहा है नंबर ऑफ जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं 400। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई यूनिट नहीं होगा, कह रहा है 400 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकता है। इसका मतलब ये जो चालक है ये धनावेशित है कि ऋणावेशित? इलेक्ट्रॉन की यदि अधिकता है तो इस बात का, बाहुल्य का क्या मतलब? अधिकता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये धनावेशित है कि ऋणावेशित? जवाब है यार ऋणावेशित होगा। समझ पा रहे हो? बाहुल्यता अधिक है, अधिक कब होगा? जब ये किसी से लिया होगा तभी तो। कह रहा 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। कह रहा है इसमें कितने आवेश हैं, क्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इसकी प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रकृति तो आप ऐसे ही बता सकते हैं यार, क्या भाई ये ऋणावेशित होगा ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेशित, तो प्रकृति तो मौखिक ही आ गया, क्या? ऋणावेशित। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं, सॉरी बाहुल्यता तो 4000 की दिया है, इस पर कितना आवेश है वो पूछ रहा है। तो ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। क्यू मिल गया, क्यू आपको ज्ञात करना है, एन का वैल्यू दिया है और ई का वैल्यू आपको याद है 1.6 × 10⁻19। चलिए निकालते हैं। क्यू बराबर यानी एक ही तो हमारे पास फार्मूला है। एन का वैल्यू सवाल में दे दिया 4000 और ई का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, ये बात आपको पता है। 16 का गुणा 4 में करेंगे 16 चौको 64 हो जाएगा, और ये दो जो जीरो बचेगा, इस 2 जीरो को हम सप्लाई यदि इस पर कर दें तो ये 2 जीरो का मतलब 10⁻2 होगा, और 10⁻+2 और 10⁻−19। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 10⁻2 में से 10⁻−19 आप बताइए जुड़ेगा घटेगा? आधार समान है तो गुणा में घातों को जोड़ते हैं, लेकिन ये वाला प्लस है ये माइनस, तो जुटेगा तो है नहीं, तो घट जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 × 10⁻17। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि इसे लिखें तो इसे लिखेंगे 6.4। यहाँ दशमलव छिपा होगा, इसको लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे, यानी दाहिने हाथ से बाएं की तरफ लेके आते हैं। दशमलव को जितना स्थान उतना इस पर प्लस घात चढ़ता है, तो इसको एक स्थान हम दाएं से बाएं लेके आएंगे तो इस पर एक प्लस चढ़ेगा, तो प्लस होगा तो ये जुड़ेगा है नहीं, क्योंकि +1 इसमें तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -16 हो जाएगा। तो जो क्यू का वैल्यू आ जाएगा, जो आवेश का वैल्यू आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा 6.4 × 10⁻16 कूलम। आवेश का मात्रक नहीं भुलाएंगे, फिजिक्स में यूनिट बेहद ज़रूरी होता है। तो ये इस पर कितना चार्ज आ जाएगा इस चालक के ऊपर 6.4 × 10⁻16 कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, ज़रूर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, कोई यदि तकलीफ आपको होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है? 81। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, के से दिखाते हैं, उसका वैल्यू कितना दे रहा है? 81। ठीक है, इसका यूनिट कोई होता नहीं है, मात्रक लेस है, डायमेंशन लेस है, यानी बीमाहीन है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस है। कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? अच्छा, निरपेक्ष वैद्युतशीलता किससे दिखाते हैं? निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन की एप्सिलॉन 0 से। बताइए, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? पढ़ाया हमने आपको, पता होगा किससे? एप्सिलॉन नॉट से। तो सवाल में आपको दे रखा है, सॉरी वो पूछ रहा है आपसे कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। सॉरी, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे उसे, माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगी, और एप्सिलॉन 0 को तो वैल्यू आपको पता होगा 8.85। ये सारे डाटा जो है आपको कांस्टेंट वाले डाटा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यूज होता है वो 8.85 × 10⁻12 होता है। यूनिट यदि इसका लिखना चाहें तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर बट्टा के न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। आपको क्या बताने हैं? एप्सिलॉन का वैल्यू बताना है। ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू बताना है। तो हल करिए। आपको इन तीनों में एक रिलेशन हमने दिया था, के में, एप्सिलॉन में और एप्सिलॉन 0 में। वहीं से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला भी हमने बनाया था, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की जो वैद्युतशीलता होगी उसी के अनुपात को क्या कहते थे? माध्यम का परावैद्युतांक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया है, के इक्वल टू आपके पास फार्मूला होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको किसका वैल्यू निकालना है? आपको एप्सिलॉन का निकालना है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डाटा रखेंगे, के का वैल्यू 81 दे रखा है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद है 8.85 × 10⁻12। चलिए 81 का गुणा कर लेते हैं 8.85 में। तो यहाँ देखिए 8.85 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका? 81 का। तो 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 885, और 8 का गुणा करेंगे इसमें तो 8 5 40 को 0, 4 आ जाएगा, 8 64 और 4 68 हो जाएगा, 68 को 8 सही है, 6 हासिल बच जाएगा आपका, 8 64 और 6 70 हो जाएगा। 64 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70। तो आ जाएगा 5 8 8 8 16 और ये 7, दशमलव लगा लेंगे दो स्थान पर तो आ जाएगा 716। जो के का वैल्यू आपको आएगा वो आएगा 716.85 × 10⁻12। इसका कोई यूनिट होता नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब इसको हम इधर लेके आएंगे, दो स्थान लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो 2 इस पर प्लस घात चढ़ेगा। तो के इक्वल टू होगा 7.1685 × 10⁻−12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10। कितना हो जाएगा? -10। अब इस पीछे से इन सारे डिजिट को यदि हटाएं, आप ये रख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो 7.16 को यदि 8 को 5 को हटाते भी हैं मान लीजिए तो इस पर एक असर पड़ेगा, 9 हो जाएगा, × 10⁻−10 ही रहेगा। ठीक, इसको 9 कर सकते हैं, 5 को यदि हटाना चाहते हैं तो 10⁻−10, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, सॉरी ये के का वैल्यू नहीं आ रहा है, ये वैल्यू किसका आ रहा है? ये एप्सिलॉन का वैल्यू आ रहा है। किसका आ रहा है? एप्सिलॉन का। ये किसका वैल्यू आ रहा है? एप्सिलॉन का वैल्यू आ रहा है। इसका यूनिट क्या होगा? जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर मैच करा लेते हैं। 7.18 × 10⁻10, 18 लगभग आ रहा है, 17 के आसपास है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो एक समान आयन, आयन मतलब लोहा, वायु में 5 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दो एक समान आयन, आयन को हम Fe लिख देते हैं। ठीक है, Fe मतलब आयरन, लोहा। कह रहा है वायु में रखे हैं। वायु में कहने का क्या मतलब है? इनके बीच जो माध्यम है वो वायु है, और उसका वैल्यू जो परावैद्युतांक होगा उसका वो 1 है। के का वैल्यू 1 दे दिया। वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है।
कितनी दूरी पर रखे गए हैं वायु में, तो सवाल में बता रहा है कि 5 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित है। आर का वैल्यू कितना दिया, 5 × 10⁻10 मीटर, ये आर का वैल्यू हो गया। उसके बाद हमसे कह रहा है यदि इनके बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, इनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनके बीच जो बल लग रहा है सवाल में, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जो बल अप्लाई हो रहा है उसका डाटा हमें सवाल में दिया 3.7 × 10⁻9 न्यूटन, 3.7 × 10⁻9 न्यूटन। तो ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि बल की प्रकृति क्या है। इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, जो Fe लोहा है, आयरन दोनों, इनके बीच जो बल की प्रकृति होगी वो हमसे जानना चाह रहा है पहले क्वेश्चन में, नेचर। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक आयन पर आवेश कितना होगा, यानी दूसरा क्वेश्चन वो हमसे ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि Q का वैल्यू कितना आएगा, आवेश। और जो तीसरा क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आयन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जो आयन हमारे पास है, आयन, ठीक है, आयन बोल रहा है या आयरन बोल रहा है भाई, सॉरी आयन लिखा है, ठीक है, यहाँ आयन लिखा है। तो आयन का मतलब लोहा नहीं होता है, आयन का जो मतलब होगा वो कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ठीक है। जो भी आयन होंगे, फिलहाल के लिए हम उसको AB नाम दे देते हैं, हमने गलती से आयरन पढ़ लिया था, आयरन नहीं लिखा, आयन लिखा है। तो मान लीजिए एक A है, दूसरा B है, बीच की डिस्टेंस इतना है, फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है, तो हमसे कह रहा है कि Q का वैल्यू बताइए। और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पर जो आवेश की अधिकता या कमी होगी वो कितना होगा। ये थर्ड क्वेश्चन में शायद हमसे पूछ रहा है, कह रहा है आयन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ठीक है, कमी या अधिकता पूछ रहे हैं। ये थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये जानना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पहले में क्या जानना चाह रहा है, प्रकृति। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या जानना चाह रहा है, नेचर क्या है। तो पहले बात समझिए, अब जो दो आयन दिए गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको तो दे रखा है सवाल में, 5 × 10⁻10 कितना, -10 मीटर। और उसमें आगे कह रहा है कि यदि इनके बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल 3.7 × 10⁻9 न्यूटन है, तब के केस में हमसे पूछ रहा है फोर्स और उसका नेचर। प्रकृति कैसे समझेंगे आप, कैसे जान पाएंगे कि ये प्रतिकर्षण का बल लग रहा है इनके बीच या फिर आकर्षण का बल लग रहा है, ये कैसे जान पाएंगे। तो जो डाटा आपके पास सवाल में दिया गया है, R का जो वैल्यू है और जो F का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, लेकिन एक शब्द दे दिया है, गौर से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो एक चीज दिया है, एक समान बोला है आयन, तो हम इस पे मान लेते Q और इस पर भी क्या मान लेते हैं, Q। और आप ही सोच के बताइए यार, एक समान का क्या मतलब होता है, या तो दोनों के दोनों प्लस होंगे भाई, या दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस। क्या एक समान का ये मतलब होता है कि एक धन है दूसरा माइनस, एक धन है दूसरा ऋण, ये मतलब थोड़ा होता है एक समान का। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हो गया फर्जी, हलवा हो गया कि नहीं। एक समान यदि कह रहा है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, जो बल अप्लाई होगा इनके बीच आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का। तो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का। ये ढकेल देगा इधर भाग, ये ढकेल देगा इसको इधर भाग। तो प्रकृति तो मौखिक बता सकते ना, क्या हम प्रकृति ही लिख रहे हैं यार, प्रतिकर्षण लिखना चाहिए। क्या प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। छोटी बड़ी समझ लीजिएगा भाई। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आइए दूसरे वाले क्वेश्चन का इसका आंसर देखते हैं, जो दूसरे आवेश पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई करिए। कौन सा लॉ, कूलम लॉ। कूलम लॉ देखिए क्या कहता है, कूलम लॉ कहता है कि यदि आपके पास दिए गए डाटाज में फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम चार्ज आपको बता देंगे। कहाँ से, यहाँ से। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। वैल्यू रखिए, F आपको दिया है 3.7 × 10⁻⁻19 9 दिया है, और 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 चूँकि दोनों समान सवाल में कह रहे तो हम Q मान रहे हैं, और Q का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q1 और Q2 आपस में क्या है, इक्वल। तो Q × Q Q² अपान R कितना दिया सवाल में, 5 × 10⁻10
5 गुणे 10 पर घाते माइनस 10, इस पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, आइए इधर सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखिएगा, इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 गुणे 10 पर घाते माइनस 9 इक्वल, देखिए 3.7 गुणे 10 माइनस 9 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे क्यू का स्क्वायर अपान, ये 9 लिखा है हमने। ठीक है, इसको एक्सपेंड करिएगा तो 5 का स्क्वायरिंग 25 हो जाएगा, और 10 पे घाते माइनस 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, तो घात पे घात है तो घातों का गुणा कर देते हैं, तो 10 पे घाते माइनस कितना हो जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इधर ये 3.7 लिखा है, 3.7 में आपको 25 का गुणा करना है, तो ये 25 का टेबल पढ़ लेते हैं। 25 7 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175। 175 को 5 लिखेंगे, 17 बच जाएगा आपका शेषफल। 25 यहीं 75 होगा, 75 में आप 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 और 7, 75 में 7 जोड़ेंगे 82, 10 92, कितना आ जाएगा 92। तो ये आ जाएगा 25 गुणे 3.7 का वैल्यू इतना 92.5 गुणे 10 पे घाते माइनस 20 और माइनस 9, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, माइनस कितना 29। अच्छा, अपान में ये गुणा में है, इसको भाग में बुला के लेके आ जाते हैं, तो यह आ जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते कितना 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करा दीजिए, कटा दीजिए। तो 9 2 11, 11 5 16, 3 से कैंसिल नहीं होगा तो इसको ऐसे रहने दीजिए। पहले घात का हिसाब कर लीजिए, तो जगह 92.5 बटा के 9 गुणे, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 29 में आप 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 8 38, माइनस कितना 38 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे आप, देखिए इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो पहले आप ऐसा करिए कि 10 से गुणा भाग करके दशमलव मिटा दीजिए। तो हमने क्या किया, इसमें 10 का गुणा कर दिया, दशमलव भी खत्म हो गया, 90 हो जाएगा नीचे। ठीक, इसको 5 से आप कटा दीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा आपके पास 42 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, और इसको 5 से कटाएंगे तो 18 5 90 हो जाएगा, गुणे 10 पे घाते माइनस 38 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 8 5 13 14, और ये कटने वाला तो है नहीं 3 से, तो अब क्या करेंगे, इस पूरे का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको क्यू स्क्वायर को हम क्यू बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, वर्गमूल निकालना है। तो 18 का इसमें आप भाग दीजिए सीधे सीधे, पहले 185 में 18 का भाग दे दीजिए, तो 18 का 185 में जब भाग देंगे तो 18 कम 18 हो जाएगा, 5 में भाग नहीं जाएगा तो अब 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाइए, 50 हो जाएगा। 18 दूना के 32, 18 दूना के 32, सॉरी 18 दूना 36 होता है, 18 दूना 32 नहीं होता, 36 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 दूना के 36, तो 10.2 ले लेते हैं, और 10 पे घाते माइनस 38 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 पे घाते का माइनस कितना हो जाएगा 19। अब 10.2 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 10.2 का वर्गमूल, इसके पीछे 0 बना लेते हैं, लगभग में नियरेस्ट निकालते हैं, तो वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 से लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 हो जाएगा, ये घट के 1 आएगा, दशमलव यहाँ चला जाएगा, ये 20, 60 दूना 120 ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार लेके जाएंगे, 3.1 नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ये 3.1। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा क्यू का, वो आ जाएगा लगभग में 3.1 गुणे 10 पे घाते माइनस 19, क्या मात्रा क्या लिखेंगे कूलाम। जो क्यू का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, वो आ जाएगा 3.1 गुणे 10 पे घाते माइनस 19 कूलाम। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये क्यू का जो, ठीक, तो आसानी से दूसरा वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिल रहा है। क्यू का जो वैल्यू है 3.1 × 10⁻⁻19 कूलम। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दे रहा है, ये दे रहा है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नियर अबाउट सही है, हमने दशमलव के बाद एक ही स्थान तक वैल्यू लेके गया है, हो सकता है दशमलव के बाद 2 स्थान तक लेके जाएंगे तो निकटतम लेने पर 1 क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 3.1 नियर अबाउट 3.1 × 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसने हमसे क्यू का वैल्यू पूछा था, तो क्यू का वैल्यू आ गया इतना। तीसरा पूछ रहा है कमी या अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर अधिकता होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो आपको क्यू यहाँ मिल रहा है ना, क्यू जो भी मिला है ये क्यू आपके पास इतना आ रहा है। अब यहाँ से आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि यदि दोनों आवेश निगेटिव भी होंगे तो क्यू गुणे क्यू यहाँ करने पर वो ऑलरेडी प्लस ही बन जाएगा, और प्लस होगा तब तो प्लस ही आएगा। और यदि यहाँ से जो डाटा हमारे पास आता, यदि ये प्लस माइनस का होता, मान लीजिए एक ऋणावेशित एक धनावेशित होता, तो पहले ही वो नहीं कहता कि हमें
दोनों एक समान आवेश हैं। तो इसका मतलब जब भी होगा तो ये दोनों या तो धन धन है या तो ऋण ऋण है, विपरीत तो हो नहीं सकते। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का लैक है या फिर एक्सेस है, यानी कमी है या अधिकता, वो पता करते हैं थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं। Q इक्वल टू एन ई करके, Q बराबर एन ई करके। तो Q अभी आपने निकाला था 3.1 हमारे हिसाब से 3.1, और जो आंसर दिया वो 3.2 है। तो आप भी रख सकते हो 3.2, वो तो कैलकुलेशन पर्पज से के हिसाब से है। इंटू 10 टू पावर माइनस कितना निकाला था, वो आया था 3.2 गुणे 10 पे घाते नियर अबाउट इज इक्वल टू एन का था पता नहीं है, इसका वैल्यू रखिए ई का, आपको याद है 106 गुणे 10 माइनस 19, 10 पे घाते माइनस 19 से 10 पे घाते माइनस 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 दुना के कितना 32, 16 दुना के 32। तो एन का वैल्यू क्या आएगा 2, एन बराबर क्या आएगा 2। अब आप सोच के बताइए कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कमी है। 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी, क्योंकि दोनों के दोनों सजाती हैं। तो हम ये मानते हैं कि दोनों के दोनों धन आवेशित हैं। यदि धन आवेशित हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यदि धन आवेशित हैं, दोनों धन आवेशित है, तब तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यदि दोनों के दोनों, चूँकि एन का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं रहा है। यदि नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं क्या है, अधिकता है। और यदि प्लस में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता, तो उसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आप ये बता सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन या तो अधिक हो सकते हैं या तो कम। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो सकती है या तो अधिकता, क्योंकि चार्ज के बारे में एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं पता है कि दोनों के दोनों धनावेशित हैं या ऋणावेशित हैं। तो आंसर कितना बताएंगे 2। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। शेष जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। धन्यवाद।